हेलो किड्स। देखिए, आज से हम अपना साइंस का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत फंडामेंटल्स हैं इसके अंदर जो कि आपको आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले सेशन में बहुत ज़्यादा असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो देखिए भी क्या है कि जो मैं मैटर बताने वाला हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ऑल्दो वो तुम्हारी बुक में अगले वाले चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ और हो सकता है कि उसे अगले चैप्टर में बताने की ज़रूरत पड़ी ही ना फिर मुझे। तो हम करते हैं शुरुआत। देखिए भाई, मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया इस चीज़ को समझाने के लिए, जो मैं बोलना चाह रहा था। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है और इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको बेसिकली यूज़ किया। देखिए, हमारे पास एक एलिमेंट होता है सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। Na बेसिकली क्या है कि नेट्रियम होता है। इसका जो लैटिन नेम है, लैटिन लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंग जो इसका नेम है वो नेट्रियम है, बट हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में सोडियम के नाम से जाना करते हैं और वही जो है बेसिकली इसका जो है सिंबल है Na। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हाँ जी, तो देखिएगा Na, हाँ जी, तो देखिएगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देखिएगा, तो ये जो Na है, मतलब कि सोडियम जो है, इसके हमने देखिए मैंने इसका जो सिंबल बनाया हुआ है, नीचे 11 लिखा हुआ है, ऊपर 23 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो 11 और जो 23 लिखे हुए हैं, इसमें जो नीचे वाला नंबर है ये तो कहलाता है सोडियम का एटॉमिक नंबर, और ये जो 23 ऊपर लिखा हुआ है ये कहलाता है इसका मास नंबर। ठीक है ना, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और जो इसका मास नंबर है वो 23 है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। देखिए, मास नंबर के कुछ और भी नाम हुआ करते हैं। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक वेट भी कहते हैं, और एटॉमिक नंबर तो खैर बेसिकली एटॉमिक नंबर के नाम से ही अधिकतर जाना जाता है। देखिए, कोई भी जो सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। आप ये बात बहुत अच्छे से जाना करते हैं। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल। आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वही वाली भी चीज़ मॉलिक्यूल। तो अब क्या है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है एटम। ठीक है, तो जो एटम है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ सबसे पहले। देखिए, एटम जो है वो मतलब एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले बेसिक यूनिट मतलब कि एटम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम है क्या। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए समझाना है। एटम जो होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। देखिएगा, मैंने यहाँ पर सोडियम सोडियम के बारे में, मतलब Na के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे उसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसका जो सेंटर पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। बेसिकली जो एटम है वो तीन तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर रिवॉल्यूशन करता रहता है। ये देखिए, अलग अलग ये पाथ हैं इसके, ये अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं, अलग अलग पाथ्स हैं जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो 11 जो एटॉमिक नंबर है इसका, किसी भी एटम की कंडीशन होती है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। तो अगर हम लोग बात करें 11 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक साथ नहीं मिलते। मतलब ये कहने का कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 11 इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। वो ना न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पहली ऑर्बिट है, जो पहली ऑर्बिट है आप देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है ना। 2 अंदर वाले में, जो 8 है वो सेकंड वाली ऑर्बिट में, मतलब 2 और 8 मिलके हो गया 10। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा, वो आपको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मिल जाएगा। इस तरीके से इसके जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 ऑर्बिट्स में, 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और जो सेंटर पार्ट होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा अभी कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि है 2,8,1। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन हुआ करती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है, मास नंबर आपको याद है मास नंबर क्या था? जैसे हमने Na लिखा था तो Na में जो नीचे वाला नंबर है 11 वो तो था एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, और जो ऊपर जो 23 लिखा हुआ था मास नंबर था। तो मास नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि एटम जो होता है उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी शेल्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स या फिर लेवल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसी तरीके से जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजिंग होता है उन ऑर्बिट्स में उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑल्दो एक रूल है ना, उसे कहा जाता है 2n² रूल या फिर बोर एंड बरी रूल। वो खैर अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, अभी मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ जो कि इस चैप्टर में रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, जो इस चैप्टर में ज़रूरी हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अब देखिएगा आगे की कहानी। ये मैंने आपको सिर्फ Na का बताया। अच्छा, अब देखिए आपके सिलेबस में 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपके सिलेबस में हैं और वही मैंने 20 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है। ये सारे के सारे आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया हुआ है, जैसे मैंने बनाया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से वीडियो को पॉज करके मैं आपको नोट्स भी भेज सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, ये टेबल आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। जी हाँ, देखिएगा मैंने यहाँ पर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है, ये आपके सिलेबस में है, जो कि हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये ओवरऑल 20 एलिमेंट्स आपके सिलेबस में है। अच्छा, अब देखिएगा इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये सारे के सारे जो हैं मैंने इन सब के सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar एंड पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। अच्छा, इस तरीके से इनके सिंबल से हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा आगे, अब इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ना, यही इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ये देखिए एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 तक सारे लिखे हुए हैं एटॉमिक नंबर। मैंने यहाँ पर इनके मास नंबर भी लिख दिए हैं सबके, ठीक है ना। ऑल्दो मास नंबर की ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ने वाली है, बट मैंने लिख दिए, इतने तो आप याद कर लीजिए, आपको बड़े बेनिफिशियल ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा, अब हमने निकाला यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई है पीछे वाले एग्जाम्पल से। और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 है तो 2 आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको रीज़न बताऊँ, किसी भी एटम के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन होता है, वो जो घूमते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो अगली ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में तो 1 था, तो वो जो 1 जो था वो एज इट इज़ आ गया। सेकंड में 2 था तो यहाँ पर 2 आ गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो 2 ही है। अगर अब जो 3 आया, अब देखिए 3 में क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गया और जो 1 बचा वो नेक्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके बाद जो है 4 हुआ। अब देखिए 4 को भी हमने सेम तरीके से अरेंज किया, फर्स्ट में 2, अब जो बचा 2 वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो गया। ये हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5 का 2,3 हो जाएगा इसी तरीके से, 6 का 2,4, 7 का 2,5, अच्छा 8 का देखिएगा 2,6, 9 का देखिएगा 2,7, 10 का देखिएगा 2,8। अब मैं आपको फिर एक बात बता दूं, सेकंड ऑर्बिट की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो 8 होती है। अगर
सेकंड में 8 आ जाएंगे तो जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो अगले ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि हम 11 पर पहुँचे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 किए, ठीक है, सेकंड में 8 हुए, 2 एंड 8 10 हो गया। आपको कितना बनाना था 11, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन भी बचा हुआ है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। अच्छा, सेम वे में 12 का हो गया 282, ठीक है, 13 का हो गया 283, 14 का हो गया 284, 15 का हो गया 285, 16 का हो गया 286, 17 का हो गया 287, 18 का हो गया 288 और 19 का उसी तरीके से 2881। जो 2 + 8 + 8 कितना हो गया 18, 2 + 8 + 8 हो गया 18, बट आपको 19 बनाना है तो जो 19 के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अगले ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 20 का हो गया 2,8,8,2। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है, 2,8,8,1 एंड 2,8,8,2। इस तरीके से हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अच्छा, अब देखिएगा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वैलेंसी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं समझाता हूँ वैलेंसी बेसिकली होती क्या है, क्या मैटर है वैलेंसी का। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं उनमें से अधिकतर एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि अकेले उन्हें रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किसी भी एटम की जो कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है दूसरे एटम के साथ, किसी भी एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसे उसकी वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी बेसिकली एक नंबर है जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी को हम लोग। तो देखिएगा ज़रा अच्छे से समझिएगा, हम वैलेंसी निकाल रहे हैं। देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारा कर लिया। तो किसी भी एटम का अगर आप वैलेंसी पता करना चाहते हैं तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ध्यान दीजिए। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी वही हो जाती है। क्या मैंने बोला, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट है उसमें 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी वही हो जाती है। और अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो हमें 8 में से उस नंबर को माइनस करना होगा। मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। देखिए, जो हीलियम है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसकी वैलेंसी 0 कैसे मैं बाद में बात करूँगा। अभी हाल फिलहाल देखिए मैं बाकी का समझाता हूँ। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 हो गया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया। अब देखिए 5 आ गया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से उसको माइनस करते हैं। तो आप 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी 3 आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 6 है, अब जब आप 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी देखिए 2 आ जाएगी। 7 है तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी 1 आ जाएगी। यहाँ पर 8 है तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। 1 है तो 1 एज इट इज़, 2 है तो 2 देखिए एज इट इज़, 3 है तो 3 एज इट इज़, 4 है तो 4 एज इट इज़, 5 है तो 8 में से 5 माइनस वापस से 3, ठीक है। और 6 है तो 8 में से 6 माइनस तो 2, 7 है तो 8 में से 7 माइनस यानी कि 1, 8 में से 8 माइनस 0 और ये 1 है तो 1 और ये 2 है तो ये 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किसी भी एटम की वैलेंसी को पता कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, क्या है कि नेचर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है ना, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। तो वैलेंसी के बारे में अभी हमने बात की कि वैलेंसी होती है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब जो एलिमेंट रिएक्टिव हैं ही नहीं, जो दूसरे के साथ कंबाइन होना ही नहीं चाहते, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी 0 हो जाएगी। इसी वजह से ये जो हीलियम है इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो आर्गन है, ये जो नियॉन है इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। और इसी वजह से जो आर्गन है इसकी वैलेंसी भी 0 हो जाती है। और यही मैं बता रहा था कि यहाँ पर 0 किस तरीके से आया, ठीक है। ऑल्दो जब आप आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो पहुँचेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बात समझा दूंगा। हाल फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। अच्छा, मुझे कुछ और भी समझाना था। देखिएगा कि जिन भी एटम की वैलेंसी आप 8 में से माइनस करके निकाल रहे हैं वो सारी की सारी वैलेंसी नेगेटिव मानी जाती हैं। जिनकी आप माइनस करके नहीं निकाल रहे हैं वो सारी की सारी वैलेंसी पॉजिटिव मानी जाती हैं, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर आपने देखिए 8 में से 5 को माइनस किया था तो ये नेगेटिव वैलेंसी है,
यहाँ पर अगर आप माइनस भी ला दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपने 8 में से 6 को माइनस किया था तो -2, यहाँ पे 8 में से 7 को माइनस किया था तो -1, और ये तो खैर 0 हो ही गया। यहाँ 1 एज इट इज़ है, ये वाला 2, ये वाला 3, ठीक है। अच्छा 4 भी देखिए न्यूट्रल होता है, 4 भी जो है नेगेटिव नहीं माना जाएगा, जो माइनस वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आप 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो देखिए इसकी वैलेंसी भी नेगेटिव मानी जाएगी। मतलब जिन भी एलिमेंट की वैलेंसी आप 8 में से माइनस करके निकाल रहे हैं वो सारी की सारी वैलेंसी नेगेटिव है। अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए जितने भी एलिमेंट्स हमको नोन है इस समय हमें 118 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है। स्टार्टिंग में इतने नहीं थे, पहले तो जो है कुछ ही एलिमेंट्स हमें पता चले थे, धीमे धीमे करके उनका जो नंबर था वो बढ़ता चला गया। एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो है नोन है। तो अब क्या है कि 118 एलिमेंट्स को आप 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। मेटल्स जो होते हैं आपने पढ़ा था ये फर्स्ट वाला, मतलब इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में। मेटल्स जो होते हैं जो है मैं उनके बारे में आपको समझाऊँ। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी, बट अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएं तो देखिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है ना। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जितने भी ये पॉजिटिव वैलेंसी वाले हैं, इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव वैलेंसी वाले हैं सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। जितने भी नेगेटिव वैलेंसी वाले हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी पॉजिटिव वैलेंसी वाले हैं वो सब मेटल्स हैं और जितने भी नेगेटिव वैलेंसी वाले हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। इतनी बात अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये टेबल फॉर्म कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये टेबल फॉर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। पूरा मैटर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, वैलेंसी निकालना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कुछ और बातें। देखिए क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है। अब वो जो कंबाइन होता है तो क्या होता है कि वो एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं अपना, मतलब कंबाइन होने के बाद एक फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। देखिए सोडियम अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, और क्लोराइड बेसिकली क्लोरीन का जो है नेगेटिव रेडिकल है। मतलब अगर आप क्लोरीन को पीछे लगा रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के तो उसे क्लोराइड बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन को लगाएंगे तो उसे ऑक्साइड बोला जाएगा, अगर आप हाइड्रोजन को लाएंगे तो उसे हाइड्राइड बोला जाएगा। इस तरीके से हम इसे बना लेते हैं, मतलब सफिक्स ऐड कर देते हैं, क्लोराइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, इस तरीके से। तो बेसिकली क्लोरीन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड जो एक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला आएगा क्या, ठीक है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको ज़रा पीछे जाके समझाता हूँ। पहले तो दिखाता हूँ कि सोडियम की वैलेंसी कितनी थी और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी। देखिएगा सोडियम ये रहा 11th वाले नंबर पर और जो क्लोरीन है वो देखिए 17 वाले नंबर पर, ठीक है। तो पहले मैं देखिएगा, पहले आपको दिखाता हूँ सिर्फ सोडियम के बारे में। सोडियम का ये देखिए 281 और इसकी वैलेंसी +1 निकल कर आई थी। इसी तरीके से 17 वाला जो है इसकी वैलेंसी भी देखिए 1 निकल कर आई थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर 8 में से 7 को माइनस करके इसकी वैलेंसी -1 आएगी और इसकी जो वैलेंसी है वो +1 आएगी। बट फॉर्मूला बनाने के लिए आपको माइनस प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देखिए कि दोनों की वैलेंसी 1 है। तो देखिए वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो Na है मतलब कि सोडियम, इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 है, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी और क्लोरीन के नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी। अब आप जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो क्रॉस हो जाता है एक्चुअली ये, इसका जो 1 है वो इसके साथ चला जाएगा, मतलब क्लोरीन के नीचे जो 1 है वो इसके साथ आ जाएगा और इसके नीचे जो 1 है वो इसके साथ आ जाएगा। तो देखिए ओवरऑल क्या है, देखिए Na1 और Cl1 ये इसका फॉर्मूला बना, बट 1 लिखने की कोई ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो सिर्फ NaCl हो गया। इसी तरीके से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का। दिस इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है वो Mg होता है, आप पीछे से देख सकते हैं, और क्लोराइड तो आपको पता चलेगा कि Cl होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी आप देखिएगा 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला बनाने के लिए क्रिस क्रॉस हो जाता है, मतलब कि ये 1 इसके साथ चला जाएगा, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा MgCl2। इसका 2 जो है Mg के साथ जो 2 है वो Cl के साथ लग जाएगा, तो इसीलिए MgCl2 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा बन गया फॉर्मूला। समझ में आएगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अच्छा और देखिएगा, और मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ca
और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। देखिए जो कैल्शियम उसकी वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है। दोनों की फॉर्मूला बनाने के लिए आपको प्लस और माइनस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो दोनों की वैलेंसी 2 है। अच्छा देखिएगा यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1। अब आप 1 को इसके साथ पहुँचा दीजिए, इस वाले 1 को इसके साथ पहुँचा दीजिए, तो फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। फाइनली आपका जो कंपाउंड है वो CeO निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी इसमें। अच्छा और देखिएगा इसके बाद हमने बनाया हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 और जो क्लोराइड है मतलब क्लोरीन उसकी वैलेंसी होती है 1। इसका जो A1 है इसके साथ, इसका जो 3 है वो Cl के साथ, तो ओवरऑल आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला निकल कर आएगा AlCl3। तो इस तरीके से आप कंपाउंड को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आपके आ गया होगा। अच्छा ये देखिएगा जो मैंने आपको पीछे अभी लिख के दिए मतलब जितने भी सारे वैलेंसी के बारे में बताया था, उसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं, कुछ और भी रेडिकल्स हैं। मैं आपको बताऊँ तो रेडिकल्स होता है क्या अभी बताता हूँ। तो उनकी वैलेंसी आपको और रीड करनी है और स्टडी करनी है और लर्न करनी है। देखिएगा, देखिए इनमें से हो सकता है कुछ ऐसे हों जो हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है, तो आप जो नहीं हैं आप इनमें से लर्न कर लीजिएगा, जो है बहुत अच्छी बात है। देखिए जैसे ये Na के ऊपर सिर्फ प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सोडियम की वैलेंसी +1 है। फॉर्मूला बनाने के लिए सिर्फ आपको 1 ही लिखना है, ठीक है ना। ये जो Na के ऊपर देखिए जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब है कि सोडियम की वैलेंसी +1 है। ऐसे ही पोटेशियम के साथ भी है, ऐसे ही सिल्वर के साथ भी है, ऐसा ही कॉपर के साथ भी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी देखिए ये लगा हुआ है, इसका मतलब है +2। कैल्शियम की वैलेंसी देखिए +2, आप उस टेबल से टैली करिए, यही निकल कर आने वाली हैं। Zn की वैलेंसी भी +2, Fe आयरन की वैलेंसी भी +2 और आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है इसकी वैलेंसी भी +2, एल्यूमिनियम की +3 और आयरन की +3। मैंने आपको ये बताया था जितने भी एलिमेंट्स की वैलेंसी प्लस में है वो सारे के सारे मेटल्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं जितने भी हैं सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। अच्छा और देखिएगा यहाँ पर ये कुछ नॉन मेटल्स के बारे में बताया हुआ है, ये नॉन मेटल्स के हैं, ठीक है ना। ये आपको भी ये भी याद रखने हैं। हाइड्रोजन की देखिए +1 है और ये जो हाइड्राइड है इसकी वैलेंसी जो है देखिए -1 है और ये जो क्लोराइड है इसकी वैलेंसी देखिए -1 है। ये जो ब्रोमीन है इसे ब्रोमाइन भी कहते हैं कुछ लोग, इसकी वैलेंसी -1 है। आयोडीन की वैलेंसी आप देखिए -1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए -2 है और ये जो सल्फाइड है इसकी वैलेंसी देखिए -2 है। नाइट्राइड जो है इसकी वैलेंसी देखिए -3 है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ होते हैं रेडिकल्स। मैं आपको बता दूं रेडिकल्स होते क्या हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ एटम्स जो होते हैं वो अकेले नहीं मिलते और वो ना अलग कुछ और एटम्स को ढूंढ के उनके साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, बट अभी भी ना वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो पाते, फुली वो ऐसे नहीं हो पाते कि अब उन्हें फर्दर रिएक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, अभी भी वो उन्हें रिएक्शन करना पड़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ रेडिकल्स के एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं यहाँ पर। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट, इन सब के आपको सिंबल्स भी याद रखने हैं, वैलेंसी भी याद रखनी है। अमोनियम का देखिए NH4+1, हाइड्रोक्साइड का OH-1, नाइट्रेट का NO3-1, बाइकार्बोनेट का HCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट दोनों का मतलब एक ही है, HCO3-1, ठीक है। जो माइनस लगा है उसका मतलब सिर्फ -1। कार्बोनेट का CO3-2, सल्फाइड का SO3-2, सल्फेट का SO4-2 और फॉस्फेट का PO4-3। आपको बहुत अच्छे से याद करनी होगी टेबल। इस टेबल के बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम आगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया था मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उन एटम्स को कंबाइन होने के लिए दूसरे एलिमेंट के एटम्स भी मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का एटम भी मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम को किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं मिल पाता, तो उसके ही 2 या 3 एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है O, जी हाँ, O और O, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन हो गए तो O2 बन गया। अगर हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन हो जाए तो H2 बन जाएगा। तो ये देखिएगा ये जो H2 है या O2 है ये सिर्फ एक सिंगल वो हैं क्या, मतलब एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो एक ही काइंड के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं।
तो इन्हें कहा जाएगा कि ये जो एक्चुअली क्या है, मैं आपको वापस याद दिलाऊं, एटम्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनता है। एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो H2 और O2 बने हैं ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं। एलिमेंट में क्या होता है, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एलिमेंट्स में सारे के सारे पार्टिकल्स सेम काइंड के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये O दोनों सेम तरीके के हैं, तो इसीलिए जो O2 बना है दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ वन एलिमेंट, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसे ही H2 जो बना है ये भी एक मॉलिक्यूल का जो है ये जो है मॉलिक्यूल है एक एलिमेंट का, ठीक है ना। ये दोनों जो हैं एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं। अब अगर जैसे हम लोग H2O की बात करें, CaO की बात करें, MgCl2 की बात करें, तो देखिए यहाँ भी एटम्स कंबाइन हुए हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यहाँ पर कैल्शियम का 1 और ऑक्सीजन का 1, और यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 और क्लोरीन का 1, यहाँ भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। तो ये भी मॉलिक्यूल्स ही बने हैं, ये जो बने ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, बट एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर सेम काइंड के एटम्स कंबाइन होते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, और डिफरेंट काइंड के एटम्स अगर कंबाइन होते हैं, जैसे कि नीचे वाले जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल 2 तरीके के हैं, कंपाउंड के भी हैं और एलिमेंट के भी हैं। बनते कैसे मॉलिक्यूल ये आपको समझ में आ गया, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जो टेबल हमने भी पीछे की थी, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला कि याद करनी है, उसमें से भी मैंने कुछ आपको कंपाउंड के, ये देखिएगा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो है ये ब्रैकेट ला के लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हैं, और ये जो लिखे हुए हैं दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, अब देखिएगा जो पीछे भी आपको टेबल दिखाई थी, वो जो टेबल आपको याद करनी है, उनमें से भी कुछ मैंने कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आपको बना के दिखाए हैं। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, उसकी वैलेंसी देखिए +1 होती है। सल्फेट SO4 होता है, टेबल में देख सकते हैं, उसकी वैलेंसी देखिए 2 होती है। वैसे -2 होती है, बट फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए आपको कोई माइनस+ की ज़रूरत नहीं होती। अब क्या होगा कि इसका 2 है वो इधर आ जाएगा, इसका जो 1 है वो इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल Na के साथ 2 आ जाएगा, और अगर आप 1 को इधर ले जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं 1 से, तो SO4 एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा, अब देखिएगा अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है, और हाइड्रोक्साइड इज़ OH, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो ये देखिएगा इसका जो 1 है वो इधर आ जाएगा, इसका जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो ये देखिएगा बनेगा क्या, Ca के साथ 1 आएगा, बट आपको 1 की कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। Ca के साथ यहाँ पर आएगा 1, बट अब 1 की कोई ज़रूरत होती नहीं, आप हटा दीजिए इसको, और ये जो 2 है वो इस OH के साथ चला जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा ये OH होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कंडीशन थी इसकी। अच्छा, अब देखिएगा और मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आप पीछे से देखिएगा कि अमोनियम जो होता है उसका सिंबल होता है NH4, और क्लोराइड तो आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि Cl होता है। अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है और Cl की वैलेंसी 1 होती है, ये वाला 1 इसके साथ, ये वाला 1 इसके साथ, कोई फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। सो दिस इज़ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सब्लिमेट्स के बारे में, तब उसमें हमने पढ़ा था इसका एग्जाम्पल कि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट होता है, आप उसे सॉल्ट से कैसे सेपरेट करेंगे, ये वाली कंडीशन में पढ़ी थी उसमें, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा एक और लिखा है अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम इज़ अगेन, अमोनियम की वैलेंसी होती है +1, और कार्बोनेट होता है CO3 और उसकी वैलेंसी होती है -2, बट फॉर्मूला में लिखने के लिए आपको कोई माइनस+ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो 2 है वो इसके साथ, ये जो 1 है इसके साथ, तो NH4 तो देखिए एक साथ था, पूरा टुगेदर विथ था, तो अगर आप 2 इसके साथ पहुँचाएँगे तो NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और जब 1 इस साइड जाएगा तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, सो दिस विल ओनली बी CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चले, अब हमारे चैप्टर का मैटर होगा स्टार्ट यहाँ से, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ये आपका बेसिक था जो आपको आना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको सारी बातें समझा दी, क्लियर कर दी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से, तो अच्छे समझ से चली जाइएगा। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। क्या था कि सबसे पहले हमारे यहाँ एक ऋषि हुए, उन ऋषि का नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने बताया था कि जो कोई भी मैटर होता है, मैटर को हिंदी में बुला करते थे पदार्थ, कि मैटर जो होता है, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर पदार्थ, देखिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो जो मैटर होता है बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। उन्होंने मॉलिक्यूल्स को नाम दिया था अणु, उन्होंने मॉलिक्यूल्स को बोला था अणु, ANU, ठीक है। उन्होंने फर्दर बताया कि जो अणु होते हैं वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था परमाणु, जिसे बाद में
एटम नाम दे दिया गया, ठीक है ना। अलग अलग फॉरेनर केमिस्ट आए और उन्होंने अपने नाम से इन चीज़ों को पेटेंट करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया और अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है इनको जो है डेफिनेशंस दे दी। बट हकीकत यही है कि सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बहुत सालों पहले जो है ड्राइव हो चुकी थी, मतलब बीसीज़ में, बिफोर क्राइस्ट ये सारी चीज़ें तब भी हमको पता चल गई थी। बट ये है कि आजकल हमें इनकी झूठे झूठे नामों से पढ़ना पड़ता है इन चीज़ों को। तो देखिए समझाता हूँ मैं आपको और अच्छे से। अराउंड 500 BC, Indian philosopher Maharishi Kanath postulated the theory if we go on dividing matter, that is padarth, we will obtain smallest particle beyond which further division can't be possible. This is said to be the परमाणु, मतलब कि आज के इसे हम एटम के नाम से जाना करते हैं। Ancient Greek philosophers Democritus and ल्यूसिपस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स, बाद में इनका नाम एटम रख दिया। ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता ऐसा, बस ये तो मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज प्लस हो जाए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एंटोनी एल लेवोइजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंसेज एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 2 लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस लॉ एस्टेब्लिश्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स बाय लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ये 2 केमिस्ट थे, इन्होंने जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद इन लॉज का वेरिफिकेशन करके फिर इन्हें एस्टेब्लिश किया उन्होंने। तो ये देखिएगा, chemical reaction between 2 or more substances give rise to products which is governed by certain laws called laws of chemical combination। अब ये जो laws of chemical combination है मैं आपको दिखा दूँगा कौन कौन से हैं। 2 laws हैं बेसिकली, एक तो होता है law of conservation of mass और दूसरा होता है law of constant proportions। समझाता हूँ, देखिए होता क्या है। पहला वाला समझाता हूँ मैं कि law of conservation of mass क्या होता है। देखिए आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए, वाटर को फॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है कि आप जितना हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, उन दोनों का जो टोटल मास होगा, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, H2 और O2, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है। तो जितना टुगेदर विद H2 और O2 का मास होगा, H2O का मास भी टोटल मिला के उतना ही होगा। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की ड्यूरिंग जो टोटल मास होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना ही मास प्रोड्यूस होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और जो ये बनता है मैटर इसे बोला जाता है प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कहने का कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है और जो प्रोडक्ट्स का टोटल मास है वो दोनों हमेशा सेम रहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिएगा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्या कहा जाता है इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम। मतलब ये हुआ कहने का कि रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट, ये ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं और कंबाइन होकर ए बी प्रोडक्ट बना। तो जो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी और टुगेदर विद मास ऑफ ए बी, रिएक्टेंट्स का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का टोटल मास, एंड दिस इज सेड टू बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इसके बाद देखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्या स्टेट करता है? देखिए ये बताता है कि जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बोलता है कि अगर आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं तो उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो हमेशा फिक्स होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ पर सिर्फ 1 एटम है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन होंगे तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर फॉर्म नहीं हो पाएगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिएगा
In a chemical reaction, compounds always contain the same element present in definite proportion. Definite proportion, constant proportion, fixed proportion, सबका मतलब एक ही होता है. आपको कंपाउंड की डेफिनेशन भी याद होगी कि when two or more substances combine together in a fixed ratio that is said to be the compound. तो वही चीज़ है डायरेक्टली. ठीक है, तो it was given by एंटोनी एल लवोइसियर. ठीक है, इतना बात समझ में आ गई होगी. तो दो लॉज है हमारे पास, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आपको याद रखने हैं. ये 6 पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की. एक्चुअली क्या हुआ कि डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया. तो वही जो पोस्टुलेट हैं वो ये 6 पोस्टुलेट हैं, ये 6 स्टेटमेंट हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के. कोशिश करिएगा कि आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाए. अगर नहीं होंगे तो समझ के लिखिएगा. देखिए भाई क्या लिखा हुआ. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atom. आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चाहे कोई भी मैटर हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जो कि एटम्स हैं. अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट. नंबर 1, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. बहुत अच्छे से पता है आपको ये वाली बात ऑलरेडी. Atom are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. इन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, मतलब आप उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की, और जो है आप ना ही तो उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ऑल्दो बाद में डाल्टन की जो सेकंड वाली एटॉमिक थ्योरी थी इसे डिस्प्रूव कर दिया गया, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जो है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है वो डिविजिबल है ना. बट इन्होंने बोला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, आप उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो इसे डिस्प्रूव कर दिया था बाद में, बट आप इसे याद रखिए. अच्छा, थर्ड वन देखिएगा. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, सपोज टू बी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे हर एक प्रॉपर्टी में. एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं. और अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़. और देखिएगा, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है लाइक H2O अगेन, तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होते हैं. जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, यहाँ पर 2:1 में. तो बेसिकली एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. और देखिएगा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. वही बात वापस से आ गई कि अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसमें जो भी एटम्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं, कॉन्स्टेंट रेशियो में होते हैं. वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता. अगर आप आज पानी बनाइए तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में चाहिए. आप अब से 100 साल बाद भी अगर वाटर बनाएंगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में ही चाहिए होंगे. तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं. ठीक है, समझ में आ गए हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से. इसके बाद हम बात करते हैं एटम के बारे में. ऑल्दो हम एटम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा और थ्योरी है. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. मतलब ये कहने का, जब कोई भी मैटर बनता है तो जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको दीवार की ज़रूरत होती है, और दीवार बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ईंट लगानी पड़ती है. उसी तरीके से जब कोई भी मैटर बनता है तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है. तो इसीलिए ये बात यहाँ पर कही गई है, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. किसी मैटर के बनने के लिए एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. जो है देखिएगा, आपको ये वाली जो डेफिनेशन वो लर्न करनी है कि एटम होता क्या है. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच ऑलवेज टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, और एटम जो होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज़. आप उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और इवन दो आप उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. अगर आप किसी भी एटम को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी. एटॉमिक रेडियस, एटम का जो साइज़ होता है, पीछे डिस्कस कर रहे थे हम, बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं. तो जो एटम का साइज़ होता है उसकी जो रेडियस होती है वो होती है
दैट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर, उसे नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर एक बहुत छोटी क्वांटिटी है और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। मतलब 1 मीटर को आप 10⁻⁹ मतलब कि 1 पर 9 0 लगा लीजिए, ठीक है, मतलब 1 अरब उसे हम बोलेंगे जनरली, ठीक है, हाँ जी 1 अरब बोलेंगे। तो आप 1 मीटर की लेंथ को मतलब लगभग 3.5 फीट होता है 1 मीटर में, उसको आप 1 अरब हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, तो जो छोटी लेंथ निकल कर आएगी वो जो सबसे अकेला पार्ट जो होगा वो नैनोमीटर कहलाएगा। तो जो एटम होता है इतना छोटा होता है कि उसके रेडियस को हम हमेशा नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, उनके साइज़ यहाँ पर लिख दिए हैं, ऑल्दो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही ये बस समझाने के लिए, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका जो रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर है, वाटर का 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन का 10⁻⁸, सैंड का 10⁻⁴। तो हालांकि याद नहीं करना है बट इसे समझाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जो एटम के बारे में पता चला था, जब एलिमेंट्स के बारे में पता चला था, जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, तो जब नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले जा रहे थे तो क्या था कि उनके रिप्रेजेंटेशन को ईजी बनाने के लिए जो डाल्टन था, जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या किया कि उन सारे एलिमेंट्स के कुछ स्ट्रक्चर बनाए, उनके कुछ सिंबल्स बनाए। ये देखिए इनके सिंबल्स हैं, ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं। देखिए हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, फॉस्फोरस को इस तरीके से कर दिया, कॉपर को इस तरीके से कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट्स पता थे, तो इसीलिए ये देखिए सर्कल बना देना, सर्कल के अंदर आई बना देना, एस बना देना, ये बना देना, ये चल जाता था। बट धीमे धीमे करके एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे, तो बड़ा ही इनकन्वीनियंट था इनको बार बार से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और तो इसीलिए क्या किया गया कि एटम्स का एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया गया। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी जो एटम है, अधिकतर उसके पहले मतलब जो उसका नाम है, जो इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम है, उसके पहले लेटर से उसका सिंबल बनाया गया। जैसे कि कार्बन का C होता है और बोरॉन का B होता है और हाइड्रोजन का H होता है, ठीक है ना, इस तरीके से बनाया गया। अब देखिए कार्बन का C होता है, अब कैल्शियम भी तो C से स्टार्ट हो रहा है, तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करना था, तो इसीलिए कार्बन को हम C बना चुके थे, तो कैल्शियम को Ca बना दिया गया। मतलब पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, इस तरीके से सारे जो है लेटर्स बना लिए गए। अब ये जो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं या जो सारी चीज़ें बनाई गई, मतलब जो सिंबल्स बनाए गए या रिएक्शंस बनाई गई, एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री के लिए एक अलग से सोसाइटी इस्टेब्लिश कर दी गई है। उस सोसाइटी का नाम होता है IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड लॉज हैं, सिंबल्स हैं, रूल्स हैं, वो सारे के सारे बनाने की जिम्मेदारी इसी सोसाइटी की होती है। तो इसी वजह से इसी ने ये सारे सिंबल्स बनाए हैं। हालांकि आपको ये सब मतलब ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा सिंबल किसका होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कुछ और भी समझाया हुआ है कि हाइड्रोजन का सिंबल H है, एल्यूमिनियम का Al है, कोबाल्ट का CO है। तो इस तरीके से देखिए कार्बन का भी C होता है और कोबाल्ट भी क्योंकि C से स्टार्ट था, तो अब क्या करें, तो इसीलिए कोबाल्ट का CO बना दिया गया। मतलब पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सारी के सारी जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम हम लोग इंग्लिश नेम नहीं पढ़ते, कुछ के लैटिन नेम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम का K होता है, ठीक है ना, बट जो इसका वैसे इसका इंग्लिश नेम तो पोटेशियम है, बट जो इसका लैटिन नेम है वो कैलियम है, तो कैलियम के अकॉर्डिंग इसका सिंबल K बनाया गया है। सेम मैनर में अगर हम लोग देखें जो सोडियम होता है उसका Na होता है, ठीक है ना, बट इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है। ऐसे हम लोग अगर मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी का जो सिंबल होता है Hg होता है, ठीक है ना, बट जो इसका लैटिन नेम है वो हाइड्रेजिरम है। तो ये जो है इनके डिफरेंट सिंबल्स हैं। देखिएगा आयरन का Fe होता है जो कि फेरम से लिया गया है, सोडियम का Na होता है जो कि नेट्रियम से लिया गया है, पोटेशियम का K होता है जो कि कैलियम से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी यहाँ तक। अच्छा गोल्ड देखिए Au होता है, Au मतलब ऑरम हुआ, और हाइड्रेजिरम मैंने आपको बता दिया, हाइड्रेजिरम मरकरी का हुआ करता है। तो बहुत सारे हैं। सिल्वर का होता है Ag, अर्जेंटम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हम लैटिन लैंग्वेज में जिनको हम लोग पढ़ा करते हैं सिंबल्स को। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। मेरे ख्याल से अब हम नेक्स्ट वीडियो में करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी।
और एटॉमिक मास से हम लोग कल कर लेंगे। एटॉमिक मास ऑल्दो मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो सम होता है एटॉमिक मास के इक्वल होता है, बट फिर भी अभी और आगे अच्छे से स्टडी कर लेंगे हम लोग। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो बाकी हम लोग करते हैं कल। चलिए बाय बाय।